मैं क्या हूँ कर समझ जाओगे, जीना हो जाएगा आसान, दुख और पीड़ा कम हो जाएंगे, जियोगे तुम सीना तान। तो बाबा जी के प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हुए हम अपना पठन शुरू करते हैं। पेज नंबर 161, जीवन विद्या एक परिचय। जो सवाल था वही था कि मानव धर्म क्या और मत क्या। तो इसी के बारे में बाबा जी ने पूरा लेख दिया है। प्रकृति में हर अवस्थाओं के धर्म को बताया है और जो पहला क्वेश्चन था उसमें भी इस बात का जिक्र था कि जो भौतिक वस्तु है उनका मूल्य क्या है। अभी बाबा जी ने जो पिछला पेज था 159 इस पर भी बताया कि जो भौतिक वस्तुएं हैं उनका मूल्य है उपयोगिता मूल्य। उनकी उपयोगिता क्या है और मानव का जो मूल्य है, जो चैतन्य इकाई है, उसका जो मूल्य है वो उसके मूल्य, जीवन मूल्य, मानव मूल्य, शिष्ट मूल्य और स्थापित मूल्य। तो जैसे हमने हर एक इकाई का, हर एक वस्तु का एक मूल्य निर्धारित किया है, ऐसे ही मानव का मूल्य है और वो है जो मानव के खुद के ये 30 मूल्य हैं। इसमें थोड़ा और हम विस्तार से देखते हैं। मानव ने लाभ की कामना में यानी लाभोन्माद में अलग अलग प्रकृति में मिलने वाले पदार्थों का और वस्तुओं का मूल्य निर्धारण किया है। फिर ये भी देख लेते हैं कि क्या वास्तव में वो उसका मूल्य है। उदाहरण के लिए आज हम पेट्रोल का प्रयोग कर रहे हैं, आज हम कोयले का प्रयोग कर रहे हैं, आज हम लकड़ी का प्रयोग कर रहे हैं। अगर मैं लकड़ी देखने जाता हूं तो 4 या 5 रुपए किलो मुझे मिलती है। मैं पेट्रोल देखता हूं तो मुझे 100 रुपए लीटर मिलता है। तो क्या पेट्रोलियम का मूल्य 100 रुपए लीटर है? इसके लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि जितनी भी प्राकृतिक वस्तुएं हैं इनका हम मूल्य कैसे निर्धारित करते हैं। उदाहरण के लिए मुझे अगर लकड़ी का मूल्य तय करना है तो मैं कैसे तय करता हूं भैया कि मैं एक लेबर लगाता हूं, वो लेबर कुछ संसाधनों का उत्पादन करके कुछ पेड़ों को काटती है। उसने उस जंगल से जाके पेड़ों को काटा और एस्टिमेट लगाया कि मैंने 500 रुपए लेबर को दिए और जंगल मैंने वो किराए पे लिया था या कुछ उसके या मेरे खुद वहां पे पेड़ लगे हुए थे, उन पेड़ों को मैंने काटा और मुझे वहां से लगभग 200 किलो लकड़ी प्राप्त होती है या 1000 किलो लकड़ी प्राप्त होती है। कुछ पेड़ों को काटा, मजदूर ने पूरा दिन में, उन पेड़ों से मुझे 1000 किलो लकड़ी के आसपास प्राप्त हुआ। उस लकड़ी को हम बाजार तक लेके आए, पहले पेड़ों को काटा, फिर लकड़ी को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया और उसको हम बाजार तक लेके आए जिसमें कुछ कॉस्टिंग और आ गई। फिर हम टोटल कॉस्ट निकालते हैं कि जो 1000 किलो लकड़ी मुझे प्राप्त हुई है इस पर मेरा लगभग 3500 रुपये खर्च हो गए मजदूरी में, गाड़ी से बाजार तक लाने में। तो मैंने यहां पे अपने खर्च को देखा, जो खर्च मैंने उस लकड़ी को प्राप्त करके बाजार तक लाने में किया है। अब मैं क्या देखता हूं कि मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो उसमें अपना कुछ प्रॉफिट ऐड करके, यानी मैं सोचता हूं कि 50 पैसे प्रति किलो मुझे बच जाए या 1 रुपया प्रति किलो मुझे बच जाए, तो मैं उसमें अपना कमीशन ऐड करके उस लकड़ी का मूल्य डिसाइड करके उसको बेच देता हूं। अब मुझे केवल इतना समझने की जरूरत है और आपको भी केवल इतना ही ध्यान देना है कि जब लकड़ी को हम 3.5, 4, 5 रुपए किलो बेच रहे हैं तो उसमें लकड़ी का मूल्य कहां पर है।
हमने जो भी कॉस्टिंग की है वो सारी कॉस्टिंग हमने कहां पे लगाई है? हमने मजदूरी को लगा दिया जो हमने इंसान को दी थी, मजदूर को, और हमने उस लकड़ी को बाजार, जंगल से बाजार तक लाने में जो खर्च किया उसको ऐड कर दिया। वो जो जंगल में एक पेड़ उगा था उस पर जो प्राकृतिक संसाधन खर्च हुए हैं उनकी कॉस्टिंग कहां है? इसी प्रकार हम पेट्रोल को भी देखते हैं। पेट्रोल में हम क्या ऐड करते हैं कि पेट्रोल के कुएं से लेकर उसको निकालने से लेकर रिफाइनरी में उसको साफ करने तक, वो पेट्रोल पंप तक आने के बाद पेट्रोल पंप के मालिक का जो कमीशन होता है उसको ऐड करने के बाद तब मुझे वो 100 रुपये लीटर पड़ रहा है, सारे टैक्स वगैरह देने के बाद। तो यहां भी हम पेट्रोल की कीमत कहां तय कर रहे हैं? प्रकृति से जो हमें पेट्रोल मिला उसके बदले प्रकृति को हमने क्या दिया? उल्टा तो हमने निकाला ही है। और जो उसको बेच रहे हैं उस बेचने में हम अपनी लेबर कॉस्ट ही तो लगा रहे हैं, अपना कमीशन लगा रहे हैं, टैक्स लगा रहे हैं। तो जमीन को उसके बदले क्या मिला? उसके बाद फिर हम देखते हैं एक लकड़ी थी, उसी पेड़ की लकड़ी, एक बड़ा सा लकड़ी का पीस था, उसको चारों तरफ से उसको गोल करके या चकोर करके उसको घर में किसी फर्नीचर में काम लिया गया, या छत में जो कड़ी हम लगाते हैं उसके रूप में इस्तेमाल किया गया। अब जो सामान्य लकड़ी वहां पर 5 रुपए 6 रुपए या 4 रुपए किलो बिक रही थी, अब यही जो हमने लकड़ी का पीस बनाया जिसको हम अपनी छत में प्रयोग करेंगे इसका मूल्य अलग होगा। तो इसको कहते हैं हम प्राकृतिक साधनों पर अपनी कला लगाना। मनुष्य ने उसी लकड़ी की चौखट बना दी, वो चौखट और महंगी है। उसी लकड़ी को और बारीक काट कर मनुष्य ने उसका फट्टा बना दिया, प्लाई बना दी, जिसको वो दरवाजों में लगा रहा है, उसकी कीमत और है। और अगर हम ये भी देखें कि उन लकड़ियों से ही मनुष्य ने एक टेबल बना दी, एक अलमारी बना दी, एक कुर्सी बना दी, तो उनका मूल्य अलग है। लकड़ी एक ही है, लेकिन अपनी कल्पनाशीलता लगाकर मनुष्य उसकी उपयोगिता में जो परिवर्तन कर रहा है उसको बोलते हैं उपयोगिता मूल्य। उसकी उपयोगिता बढ़ा दी, उसकी सुंदरता बढ़ा दी। अब कुर्सी तो उसने बना दी, अब कुर्सी के ऊपर उसने क्या किया, ऊपर से पॉलिश कर दिया, सनमाइका लगा दी, तो उसकी सुंदरता बढ़ा दी। तो ये जो दो कीमतें ऐड हो रही है, मानव अपनी कल्पना शक्ति से जिन दो चीजों को ऐड कर रहा है उसके बदले में वो ले रहा है, तो इसी को बाबा जी ने नाम दिया उपयोगिता मूल्य, और सुंदरता मूल्य भी इसको हम बोल सकते हैं। जब बात आती है जीवन मूल्य की, तो जीवन मूल्य के साथ बाबा जी संबंधों को जोड़ते हैं, मूल्य और संबंध। तो मूल्यों के निर्वाह के लिए सबसे जरूरी जो चीज है वो संबंध है। हम प्रतिदिन आते जाते सड़क पर, बस में, ई रिक्शा में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। बाजार में जाते हैं, घूमने जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जिनको मैं नहीं जानता। तो उनके लिए वर्तमान की हालत में मेरे मन में कोई मूल्य नहीं होता, कोई आदर, सम्मान, स्नेह, ममता, वात्सल्य नहीं। साथ ही कुछ ऐसे लोग, अब इनके अपोजिट अगर हम देखें तो ऐसे लोग जिनसे मेरा डेली मिलना होता है, मेरे पड़ोसी हैं, रिश्तेदार है, या स्कूल में रहने वाले मेरे साथी हैं, उनको जब मैं देखता हूं तो मैं उनका आदर भी करता हूं, उनका सम्मान भी करता हूं, ये मुझे प्रिय भी लगते हैं। यहां भी मैं देख पाता हूं। तो अब क्या हो रहा है, बाबा जी जो कहना चाहते हैं उसको देखते हैं कि जब मैं मानव के साथ संबंध में आता हूं, संबंध को समझ पाता हूं, संबंध को पहचानने लगता हूं, तो मूल्य स्वतः ही अपने आप ही प्रवाहित होने लगते हैं।
तो मूल्यों को प्रभावित होने के लिए सबसे जो मूल वस्तु है वो क्या है, उसको हम देख लेते हैं। वो है संबंधों को पहचानना। न्याय में बाबा जी ने यही कहा। जब बाबा जी न्याय को परिभाषित करते हैं तो सबसे पहला स्टेप यही है कि हम मूल्यों को पहचाने। मूल्यों को पहचानते हैं तो वहां संबंधों को पहचानते हैं तो संबंधों में जो निहित मूल्य हैं उनको हम देखते हैं और फिर उन मूल्यों का निर्वाह करते हैं। जब उन मूल्यों का निर्वाह करते हैं तो दोनों पक्षों में संतुष्टि होती है, खुशी होती है, तृप्ति होती है, जिसको हम बोलते हैं उभय तृप्ति। ये न्याय है। पहले भी हमारी बात हुई है, अभी जो हमने अध्ययन बिंदु और विकल्प किया इसमें भी हमने देखा है कि संबंधों को पहचानने के लिए हमें संबंधों की जानकारी जरूरी है। जब तक संबंधों की जानकारी नहीं होगी तो मैं संबंधों को कैसे पहचानूंगा। उसके बाद फिर मूल्यों की जानकारी होनी जरूरी है, क्योंकि संबंध पता हो गए और मूल्य पता हो गए तब मैं डिसाइड कर पाता हूं कि किस संबंध में कौन से मूल्य अपेक्षित है या कौन से मूल्य निहित है। तभी उनको पहचान कर मैं उनका निर्वाह कर पाऊंगा। तो यहां मुख्य वस्तु क्या है, समझना और जानना। संबंधों को जानना, मूल्यों को जानना और फिर ये जानना कि कौन से मूल्य में, कौन से संबंध में कौन से मूल्य अपेक्षित है। तो यहां पिछले पेज में बाबा जी मूल्यों के बारे में बताया, फिर मूल्यों का आस्वादन बताया। हमें मूल्यों में पारंगत होने की जरूरत है। जितने हम पारंगत होते हैं उतने ही विशाल रूप में हम अपने को प्रमाण प्रस्तुत करने में, सार्थक प्रस्तुत करने में समर्थ होते हैं। यानी मूल्यों की जानकारी होनी चाहिए, संबंधों की जानकारी होनी चाहिए। जब इन दोनों की जानकारी होती है तभी हम अपने आप को प्रमाणित कर पाते हैं। वस्तु मूल्य सब जगह फैला है, जबकि जीवन मूल्य, मानव मूल्य, स्थापित मूल्य हमारे में, जीवन में ही है। जीवन अपने में इनका मूल्यांकन करता है। कितना सहज कार्य है, कितना महत्वपूर्ण कार्य है। यानी जो मूल्यों का मूल्यांकन करने वाला कौन है, वो जीवन ही है। ये मूल्यों को समझता कौन है, संबंधों को समझता कौन है, इनको जानने वाला, इनका निर्वाह करने वाला जीवन ही है। लेकिन माध्यम शरीर होता है। उसके बाद बाबा जी बता रहे हैं, ये तो अब देखो मूल्यों का आस्वादन मन में होता है। तो बाबा जी ने बताया कि मन की क्रिया, अब आगे चलती है मन के बाद वृत्ति की क्रिया। वृत्ति में क्या होता है, तुलन होता है। तो अभी कहां जा रहे हैं, हम समझने की स्थिति में हैं। अभी हम आस्वादन किस चीज का कर रहे हैं। वर्तमान में अगर भ्रमित मानव को देखें तो वो प्रिय हित लाभ दृष्टि से वो वस्तुओं का आस्वादन कर रहा है। ये वस्तु मुझे प्रिय है तो मैं इसका यूज कर लूं, इस वस्तु के प्रयोग करने से मुझे लाभ है तो वो कर लूं, इस वस्तु का इस्तेमाल करने से मेरा स्वास्थ्य ठीक रहेगा इसलिए इसका इस्तेमाल कर लूं। तो अभी तक मानव जो है प्रिय हित लाभ से अपनी संवेदनाओं को, और संवेदनाएं किसके लिए, शरीर के लिए है, उनको शांत कर रहा। और तुलन में होना क्या है, तुलन में दृष्टि को बदलना है। क्या दृष्टि बदलनी है कि अभी जो हम कर रहे हैं प्रिय हित लाभ, इसकी जगह हमें लाना है न्याय धर्म सत्य को। अभी क्या है कि जब तक ये प्रिय हित लाभ की दृष्टि रहेगी तब तक मैं केवल अपने बारे में सोचूंगा।
व्यक्तिवादिता में रहूंगा। मेरा प्रिय, मेरा हित और मेरा लाभ। और व्यक्तिवादिता, ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। व्यक्तिवादिता से द्रोह, विद्रोह, आपसी झगड़े, तनाव, क्लेश, द्वेष, ये सब पनपता रहता है। तो जब मेरी दृष्टि परिवर्तित होती है, प्रिय हित लाभ की दृष्टि की जगह जब मेरे तुलन में न्याय धर्म सत्य चलता है, तो जो पीड़ा थी वो धीरे धीरे सुख में बदलने लगती है। लेकिन ये शुरुआत कहां से होगी? ये तुलन से तो होगी नहीं। तो यहां अभी पहले में जो बात पहले वाले बाबा जी ने की है, वो क्या कह रहे हैं कि आस्वादन जो वस्तुओं का हो रहा था, अब वो मूल्यों का होगा। भाई, वस्तुओं का आस्वादन तो हम करते ही हैं, अब हम आस्वादन करेंगे मूल्यों का। मेरी मां से मुझे ममता का मूल्य का आस्वादन हो रहा है, बहन से मुझे स्नेह मूल्य का आस्वादन हो रहा है, मित्र से मुझे विश्वास और सम्मान मिल रहा है, अपने शिष्यों से मुझे सम्मान, स्नेह, ये सब मिल रहा है। तो अब मैं आस्वादन किस चीज का कर रहा हूं? मैं मूल्यों का आस्वादन कर रहा हूं। जब मूल्यों का आस्वादन होगा तो आदमी में सुख होगा, क्योंकि बाबा जी ने बताया है सुख कहां है? मन और वृत्ति के बीच में। जब मन वृत्ति के अकॉर्डिंग चलने लगता है, अब मन न्याय को प्रमाणित करना चाहता है। सॉरी, जो वृत्ति थी वो न्याय की दृष्टि से काम करना चाहती है। तो अब न्याय की दृष्टि को जब समझा है तो मन उसके अकॉर्डिंग ही आस्वादन कर रहा है, न्याय के अकॉर्डिंग ही मूल्यों का आस्वादन कर रहा है। तो हो क्या रहा है? अभी वर्तमान में अगर भ्रमित अवस्था में देखे तो मेरी इच्छा हुई कि मैं कुछ अच्छा खाऊं, तो ऐसी आशा के साथ मैं कुछ अच्छी चीजों का आस्वादन करता हूं, मीठी चीजों का आस्वादन करता हूं। ऐसे चल रहा था। मेरा मन किया कुछ अच्छे कपड़े पहने, ये शरीर की संवेदनाओं से हो रहा है। ठंड लगी तो स्वेटर पहन लिया, जरूरी है। गर्मी लगी तो एसी चला दिया। अभी तक मैं वस्तुओं से ही सुख पाने का प्रयास कर रहा था, और वस्तु चूंकि भौतिक अवस्था की है, भौतिक है सब कुछ, तो इनका संबंध सीधा शरीर के साथ था, जीवन के साथ कोई संबंध नहीं था। अब मेरा आस्वादन जो हो रहा था वो शारीरिक संवेदनाओं से प्रेरित था। मैंने मीठा खाया, मैंने एसी चलाया, मैंने स्वेटर पहना, वो सब शरीर मूलक संवेदनाएं थी। और शरीर मूलक संवेदनाएं थी तो दृष्टि भी प्रिय हित लाभ वाली ही होगी, क्योंकि भ्रम की अवस्था थी। लेकिन जैसे मुझे समझा, मैंने कुछ पढ़ा, मैंने कुछ जीवन विद्या रिलेटेड कुछ वीडियो सुनी, न्याय क्या है ये समझ में आने लगा, धर्म क्या है ये समझ में आने लगा, तो अब जो मेरा आस्वादन है वो शरीर को ही आधार मानकर नहीं, जीवन को आधार मानकर होगा। अब भौतिक वस्तुओं की जगह अभौतिक वस्तुएं, जैसे ये मूल्य थे अपने 10 मूल्य, सम्मान, स्नेह, खुशी, इनसे प्रेरित होगा। तो आस्वादन में जब मूल्य आएंगे तो न्याय तो अपने आप ही बहने लगेगा। ऐसा बाबा जी यहां पर बता रहे हैं। अभी तक शिक्षा, संस्कार, मूल्यांकन जो भी मानव ने किया संवेदनाओं के आधार पर किया और पूरा पड़ा नहीं, इसलिए परंपरा नहीं बनी। इसलिए तुरंत में से प्रिय हित लाभ को न्याय धर्म सत्य में विलय करने की आवश्यकता है। अर्थात
न्यायपूर्ण प्रिय। अब देखो कितना बढ़िया बाबा जी ने जोड़ा है, प्रिय हित लाभ को भी समाप्त नहीं किया है। इसका ये मतलब ये नहीं है कि जागृति जब हो गई मानव की तो वो केवल न्याय धर्म सत्य की दृष्टि ही रखेगा, वो प्रिय हित लाभ की भी रखेगा। समझदार होने के बाद भी मीठा तो खाएगा, समझदार होने के बाद भी मानव शाही पनीर तो खाएगा, वो भोजन करेगा, भोजन का जो रस है जो स्वाद है वो लेगा। लेकिन क्या होगा, क्या बता रहे बाबा जी, इसको समझना है। तो जो उसका जो प्रिय था वो पहले संवेद जो थी, शरीर संवेदना थी, उसके अकॉर्डिंग प्रिय था। लेकिन अब क्या होगा, अब उसका प्रिय होगा न्यायपूर्ण प्रिय। उसका हित कैसा होगा, न्यायपूर्ण हित और न्यायपूर्ण समृद्धि। न्याय दृष्टि से लाभ की जगह समृद्धि आती है। पहले क्या था, प्रिय हित लाभ, अब क्या होगा, न्यायपूर्ण प्रिय, न्यायपूर्ण हित और लाभ नहीं, समृद्धि। तो न्यायपूर्ण समृद्धि हो जाएगी। यहां तक क्लियर हो रहा है बेटा? अंजलि सर। अब समझना क्या, देखो जब दृष्टि में न्याय आ गया, इसका मतलब बाबा जी पहले कह रहे कुछ भी छूटेगा नहीं, वो उन्नत हो जाएगा। प्रिय हित लाभ भी मेरा अब न्याय की दृष्टि से हो रहा है। घर में जैसे होता है ना, घर में कुछ सामान है, मान लीजिए हर आदमी के लिए एक गुलाब जामुन घर में आया, तो अभी क्या हो रहा है, भाई ने 2 खा लिए, कोई 1 बच गया। फिर मम्मी कहती कोई बात नहीं, तू मेरे नाम का खा ले। तो यहां क्या हो रहा है, न्यायपूर्ण प्रिय हो रहा है। जब मैं खा भी रहा हूं तो मुझे ध्यान है कि ये मेरी दीदी का भी बचा के रखना है। तो ये कब होगा, ये तब होगा जब हम समझेंगे ये आचरण की वस्तुएं हैं, ये दिखने में आएगा, और हम जितना समझ पा रहे कम से कम उतना करें। तो हम बार बार कहते ना बेटा, मानना नहीं है जानना है। तो केवल अच्छी बातों को सुनकर मानकर कार्य करना ये नहीं है, इसके साथ हमें व्यवहार में वो चीज लानी भी है। आज हमने बात सुनी है न्यायपूर्ण प्रिय की, तो कैसे होगा ये, जब हम बंटवारे के साथ, अपने हिस्से के साथ उसको चीजों को शेयर करें, और सब में ये रहे कि ये मेरा हिस्सा था, मैंने इसको ले लिया। उसके बाद भी अगर मेरा भाई मेरे हिस्सों को भी खा लेता है तो ये न्यायपूर्ण प्रिय ही है, भाई भी मुझे प्रिय है। ये समझ विकसित करनी और भाई को भी समझदार बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाना। न्यायपूर्वक उत्पादन से हम समृद्धि के मंजिल पर पहुंचते हैं और संग्रह विधि से हम शोषण की विधि पर पहुंचते हैं। कितनी बढ़िया बात है। जब हम न्याय के साथ रहते हैं तो क्या बता रहे बाबा जी, समृद्धि की मंजिल पर पहुंचते हैं। और जब हम संग्रह विधि से शोषण करते हैं तो हमारे को क्या होता है, हम शोषण की मंजिल पर पहुंचते हैं। तो समृद्धि में क्या है, समाधान है, और शोषण में ये जो है, संग्रह विधि में क्या है, शोषण है। शोषण से हम स्वयं भी क्षतिग्रस्त होते हैं और संसार भी क्षतिग्रस्त होता है। इसे सटीकता पूर्वक अध्ययन करने की आवश्यकता है, स्वीकारने की आवश्यकता है, और इस पर दृढ़ संकल्प को स्थापित करने की आवश्यकता है। इसलिए मानवीय शिक्षा की आवश्यकता है। किसके लिए मानवीय शिक्षा की आवश्यकता है, समृद्धि के लिए, समाधान के लिए, और शोषण से बचाव के लिए, शोषण से मुक्ति पाने के लिए। तो यह बाबा जी बता रहे हैं कि हर एक बच्चा समझदार होगा, स्वायत्त होगा, उसके 6 गुण हैं। इन 6 गुणों को बाबा जी ने पहले ही बताया है कि स्वयं के प्रति विश्वास, विश्वास था ना, मैंने कहा था विश्वास जो है वो ऐसा मूल्य है जो हर एक मूल्य में है। सम्मान में भी विश्वास है, ममता में भी विश्वास है, प्रेम में भी विश्वास है।
तो यहां बाबा जी क्या बता रहे हैं कि स्वयं के प्रति विश्वास, विश्वास दो तरह का होता है, स्वयं के प्रति विश्वास और परस्परता में विश्वास। स्वयं के प्रति विश्वास बार बार चीजों को करने से मुझ में आता है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस किस चीज की करनी उसको भी देखना है। तो मैं जब किसी चीज की प्रैक्टिस करता हूं तो मैं उसका मास्टर हो जाता हूं। इससे मेरे अंदर जो विश्वास पैदा होता है कि यस आई कैन डू दिस, इसे हम कहते हैं आत्मविश्वास। अभी हमने अपने विश्वास को कहां लगाना है? हम सभी को अपने विश्वास को समझने में लगाना है और ये विश्वास रखना है कि मुझे समझदार बनना है। जब मैं इसको धारण कर लूंगा कि मुझे समझदार बनना है तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही काम करूंगा। तो पहली है स्वयं के प्रति विश्वास, दूसरा है श्रेष्ठता का सम्मान, कि वो जो व्यक्ति मुझसे श्रेष्ठ है और मुझे भी अपने जैसा श्रेष्ठ ही बना रहा है, उसके प्रति सम्मान व्यक्ति का होगा। अभी हम श्रेष्ठ किसको मान रहे हैं? अपने माता पिता, अध्यापक, और वो हर व्यक्ति जो मेरी जागृति में सहायक है, मुझसे श्रेष्ठ है, उस श्रेष्ठता का सम्मान। प्रतिभा में संतुलन, मुझे कुछ आ गया, मुझे कुछ विधा आ गई, मुझ में कोई कौशल आ गया तो उसके ऊपर घमंड ना होना और उपयोगिता पूर्वकता विधि के साथ चारों अवस्थाओं के साथ पेश पाना। फिर है व्यक्तित्व में संतुलन, अपने व्यक्तित्व में भी संतुलन रखना है। व्यवहार में सामाजिक, जो भी समझदार होगा आदमी वो सामाजिक होगा। वो व्यक्तिवादिता की तरफ ना जाकर वो सबको देखेगा, सबके हित की बात करेगा। उसका जो हित है वो प्रिय हित लाभ नहीं होगा, बल्कि न्यायपूर्ण हित और न्यायपूर्ण समृद्धि में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति व्यवसाय में स्वावलंबी होते हैं। वो जो व्यवसाय करते हैं वो अपनी आवश्यकता से अधिक, अपने परिवार की आवश्यकता से अधिक वस्तु का उत्पादन करते हैं, इसलिए स्वावलंबी होते हैं। तो ये 6 क्वालिटी हमने पहले भी लिखी थी, पहले भी आई है, उसी पर बाबा जी ने प्रकाश डाला है। ऐसा स्वायत्त मानव परिवार में अपने आप समाधान समृद्धि को प्रमाणित करेगा। फलस्वरूप समाज सूत्र और व्यवस्था सूत्र अपने आप निष्पन्न हो जाएगी। व्यवस्था और समाज का उद्गम स्थली है परिवार। इसको मैंने देखा है, यह भली प्रकार से सार्थक होता है। इसके बाद आता है व्यवस्था का स्वरूप। समझदारी के बाद व्यवस्था अपने आप उद्गमित होता है, बहता ही है। तो बाबा जी क्या कहते हैं कि ये जो स्वायत्त मानव है ये परिवार में अपने आप समृद्धि और समाधान को प्रमाणित करेगा। इससे क्या होगा? जो समाज है, समाज में भी व्यवस्था आएगी। तो जब परिवार का हर एक व्यक्ति स्वायत्त मानव बन जाएगा और समाज का हर परिवार ऐसे ही स्वायत्त मानवों से भरा हुआ होगा तो चारों तरफ हमें व्यवस्था दिखेगी, कहीं भी अव्यवस्था नहीं रहेगी। और इससे क्या होगा? बाबा जी ने एक लाइन में छोटा सा टैग किया लास्ट में, ये कब होगा? ये समझदारी की परंपरा, इस समृद्धि की परंपरा कब चलेगी? जब मानव समझेगा, समझने के बाद ही वो व्यवस्था में आएगा और व्यवस्था में आकर अन्य व्यवस्थाओं में भागीदारी करेगा। तो सुखी होने के लिए समझना है, समझने से व्यवस्था में आएंगे और व्यवस्था में ही समाधान है। हर अभिभावक अपने बच्चे को सिखाता ही है, उसके बाद शिक्षण संस्थाओं में सिखाते हैं,
फिर राजगद्दी धर्मगद्दी अपने ढंग से सिखाते हैं। इस शिक्षा से हम जो भी शिक्षा पाए उससे मानव बने नहीं। कितनी बढ़िया बात की। घर पे हर माँ बाप अपने बच्चे को समझदार बनाने के लिए कुछ बातें सिखाता है। डू एंड डोंट्स है, समाज में भी डू एंड डोंट्स है। ये तन मन धन की सुरक्षा के लिए राज्य गद्दी, उनके संवर्धन के लिए धर्म गद्दियां है। ये सभी कुछ न कुछ अच्छा सिखाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन फिर भी मानव जाति का जो बच्चा है वो समझदार तो नहीं हो पाया। नहीं हो पाया मतलब फिर ये दोनों फेलियर है। एग्जाम्पल के लिए, तुम अगर किसी ट्यूशन टीचर के पास ट्यूशन पढ़ती हो और तुम पास नहीं हो पाई, तो इसका मतलब जो ट्यूशन तुमने पढ़ा वो अप टू मार्क्स नहीं था, वो सही नहीं था, वहां कुछ ना कुछ कमी थी। तो यही बाबा जी शिक्षा के बारे में बता रहे हैं। विचार इतना ही है, प्रयत्न इतना ही है, प्रमाण इतना ही है, हम मानव बन सके। सारा विचार किस लिए है? हम मानव बन जाए, इसी के लिए सारा कार्यक्रम है। मानव परंपरा बन सके, इससे फायदा होगा नैसर्गिकता का संतुलन और मानव में न्याय स्थापित होगा। न्यायपूर्वक व्यवस्था में जीना ही है। ये कौन सा बड़ा दुर्गम कार्य है, किंतु मानव को इसकी आवश्यकता महसूस होने की जरूरत है। हमारा प्रयास क्या है? हमें किस लिए परिवर्तन करना है? इसलिए परिवर्तन करना है ताकि मानव समझदार हो जाए और समझकर मानव हो जाए। मानव होने का मतलब है वो मानव तो हम अभी भी हैं, कहने के लिए तो हम इंसान हैं ही, लेकिन शरीर से इंसान और शिक्षा और मन से इंसान। यानी जब हम अपने त्वय के साथ जिएंगे, व्यवस्था के साथ जिएंगे, हम उस मानव की बात कर रहे हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। मानव समझदार हो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, और हर मानव समझदार होना ही चाहता है। मानव समझदार होना ही चाहता है, हुआ नहीं, कारण यह है कि समझदारी के लिए काम हुआ ही नहीं। सारा काम किस लिए किया है मानव ने अब तक? अगर हम मानव की तब से लेके आज तक की दौड़ को देखें तो मानव ने जितना सारा अपनी कल्पनाशीलता को तोड़ा है, अपनी कर्म स्वतंत्रता का प्रयोग किया है, वो केवल साधनों से सुख पाने के लिए किया है। उसका प्रमाण भी हमारे सामने। मानव ने पता नहीं कितने तरह के गैजेट बना दिए, कितने तरह के उपकरण बना दिए, तो मानव को पता ही नहीं था कि काम करना किस तरफ है। वो भटकाव में दूसरी तरफ बह ही रहा था, और वहां वो सफलता अपनी बता भी रहा है कि मैंने हवाई जहाज बना दिए, मैंने रॉकेट बना दिए, मैं चांद पर पहुंच गया, मैं मंगल पर पहुंच गया, गा रहा है वो। ये सब किस लिए हुआ? भ्रम के कारण हुआ। अभी तक जो भी किए हैं संवेदनाओं के आधार पर किए हैं, जिससे हमारी जरूरत पूरी होने वाली नहीं है। धरती बर्बाद हो गई, आदमी तो बर्बाद है ही। इसलिए आबाद होना है तो मानवीयता को पहचानना ही होगा, मानवीयतापूर्ण व्यवस्था में जीना होगा, और उसकी निरंतरता की संभावना है। वर्तमान में मुद्दा है कि नैसर्गिकता के साथ अपराध रुक जाए। बाबा जी कितनी बढ़िया बात कर रहे हैं कि अभी तक हमने जो भी कुछ किया संवेदनाओं के आधार पर किया, संवेदनाओं के आधार पर ही हमने सुविधा संग्रह किया। सुविधा संग्रह से ही आज हर देश में कले है, व्यक्तिवादिता बढ़ी है, सबको मैं, मेरा परिवार, मेरा देश, मेरा धर्म ऐसा दिखाई दे रहा है। अपने अपने विचारों में, अलग अलग विचारों में हिंदू धर्म की बात करें, मुस्लिम धर्म की बात करें, हमें लगता है कि धर्म एक है। हम हिंदू हैं तो हम बटे हुए नहीं हैं, हम मुस्लिम हैं तो हम बटे हुए नहीं हैं। लेकिन देखा जाए तो इन धर्मों में भी अलग अलग मत, लोगों के अलग अलग विचार बन गए हैं। कुछ लोग किसी विचारधारा का प्रयोग कर रहे हैं, कुछ लोग किसी विचारधारा का प्रयोग करते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग जो किसी अन्य तीसरी या चौथी विचारधारा का उसके भाव में बह रहे हैं।
उस विचार के साथ बह रहे हैं, भाव तो नहीं कहेंगे, उस विचार के साथ जा रहे हैं। तो ये विचार ही अलग अलग जो हमारे विचार है, ये इन विचारों को ही मत कहा गया है। तो बाबा जी क्या कह रहे हैं कि मानव को अगर जीना है, धरती को बर्बाद करने से रोकना है, तो समझदारी आवश्यक है, समझना आवश्यक है। वर्तमान में जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ये है कि प्रकृति की जो नैसर्गिकता है, उसकी सुंदरता है, उसको किस प्रकार बचाया जाए। जो हमने पृथ्वी के साथ अपराध किया है, पृथ्वी के साथ जो गुनाह किया है, उसके सीने में जो, उसके पेट में जो छेद करके हमने वहां से कीमती धातुओं को, कीमती कहे या जरूरी कहे धातुओं को निकाला है, वो रुक जाए। ऐसा है व्यवस्था का स्वरूप। तो ये सारा समाधान हो, धरती के साथ पाप रुक जाए, तो उसके लिए क्या है, कैसी व्यवस्था की जरूरत है। तो बाबा जी ने व्यवस्था के बारे में बताया। 10 सोपानी व्यवस्था की बात हो रही थी, जो हमारी पिछली पुस्तक थी विकल्प और अध्ययन बिंदु, उसमें जब 10 सोपानी व्यवस्था की बात हो रही थी तो बताया था कि बाबा जी ने व्यवस्था के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, कौन कौन सी समितियां बनेगी। तो उन समितियों के बारे में बता रहे बाबा जी। तो सबसे पहला जो ध्यान बाबा जी ने आकर्षित किया, सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको रखा है, और वो क्या है, शिक्षा संस्कार में भागीदारी। जो शिक्षा संस्कार समिति बनेगी वहां सबकी भागीदारी होगी। जब मनुष्य शिक्षित हो जाएगा, संस्कारित हो जाएगा, जब उसमें संस्कार आ जाएंगे, तो वो क्या करेगा, वो न्याय सुरक्षा में भागीदारी देगा, यानी सबके साथ न्याय के साथ जीवन यापन करेगा। अब वहां प्रिय हितलाभ नहीं होगा, व्यक्तिवादिता नहीं होगी। जबकि यहां इस अवस्था में, जागृति की अवस्था में, वो संसार के हर व्यक्ति को अपना परिवार का सदस्य मानकर आगे बढ़ेगा। वो उत्पादन कार्य में भागीदारी करेगा, आवश्यकता से अधिक वस्तु का उत्पादन करेगा, विनिमय कोष में भागीदारी करेगा, अर्थात अपनी आवश्यकताओं की जो जरूरी वस्तुएं हैं उनको निकाल के उनका बाकी वस्तुओं का विनिमय करेगा। विनिमय का मतलब है, विनिमय को हम देख लेते हैं, अपने अलावा अपनी वस्तुओं को किसी और को देना, ये विनिमय है। वर्तमान में विनिमय जो हो रहा है वो पैसों के बदले हो रहा है। मैं अपना कोई सामान किसी को दे रहा हूं, बदले मुझे पैसे दे रहा है, इसको हम कहते हैं वस्तुओं को बेचना और खरीदना। यहां विनिमय होगा। और फिर 5वां, स्वास्थ्य संयम में भागीदारी। मैंने पहले भी जिक्र किया था आपके सामने। यहां शिक्षा संस्कार को सबसे पहले, उसके बाद न्याय, फिर उत्पादन, फिर विनिमय, और सबसे अंत में शिक्षा और उसको स्वास्थ्य को रखा गया है। अगर हम अभी की हालत में देखें तो सबसे पहले जो सबसे जरूरी चीज है भ्रमित अवस्था में, हम किस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, स्वास्थ्य पर। उसके बाद हम शिक्षा पर दे रहे हैं, और यहां बाबा जी ने स्वास्थ्य को सबसे बाद में रखा है। क्यों? क्या उस समय लोग बीमार नहीं होंगे? क्या उस समय लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां नहीं होगी? जब जागृत मानव की परंपरा होगी, वह शिक्षा संस्कार को पहले रखा है और बाबा जी ने स्वास्थ्य को सबसे बाद में रखा। कोई बता सकता है बच्चा कि ऐसा क्यों किया बाबा जी ने? अंजलि, कुछ अनुमान लगा सकती है बेटा? जैसी कल्पना तुम्हारी बनी है वैसा बोल सकते हो जी। सर एक बार अब आप अपना क्वेश्चन रिपीट करो कि शायद मैं आंसर दूं। बहुत बढ़िया। बाबा जी ने जिस व्यवस्था की बात की है, जो 10 सोपानी व्यवस्था बाबा जी बनाएंगे, पिछली पुस्तक पे में हमारी बात हुई थी, यह बाबा जी ने कुछ समितियां बनाई हैं, कुछ करने वाले काम बनाए हैं। तो सबसे पहली जो समिति है, जो सबसे पहला जो काम है, वो काम होगा शिक्षा और संस्कार पे। उसके बाद शिक्षा और संस्कार के बाद जो समिति बनी है वो है न्याय और सुरक्षा समिति, यानी सब न्याय करे आपस में, दूसरों के हितों की रक्षा हो।
तीसरा उत्पादन कार्य, चौथा विनिमय कार्य और पांचवा और अंतिम कार्य बाबा जी ने स्वास्थ्य लिया। तो बाबा जी ने यहां स्वास्थ्य को सबसे अंत में क्यों लिया, कोई बच्चा बता सकता है? क्योंकि सर ये शरीर की बात हो रही है, इसीलिए। तो क्या जब शरीर की बात हो रही है तो क्या जागृत अवस्था में मानव बीमार नहीं होगा? क्यों माही, क्या कल्पना बनती है? अनुमान लगाइए। सर उन्होंने स्टार्टिंग से ये बात बोली है कि मतलब जो मतलब पहले चेंजेस हैं वो पहले खुद में है, तो अगर हमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं सही गलत के, तो मतलब इस चीज पर तो हमारी हेल्थ भी डिपेंड करती ही है कहीं ना कहीं, कि अगर हम कोई चीज अच्छी या बुरी कर रहे हैं तो वो हमारे लिए है और वो हमारी हेल्थ के लिए भी। अगर हम गलत चीज कर रहे हैं तो वो हमारी हेल्थ पे भी कहीं ना कहीं तो दिखेगी ही। इसलिए उन्होंने बाबा जी ने न्याय इसको स्वास्थ्य संयम को सबसे बाद में रखा, ऐसा आपका अनुमान है। अंजलि कुछ और आप बोलना चाहोगी? सर मुझे लगता है कि बाबा जी वो जीवन को लेके ज्यादा प्रेरित है, या फिर जीवन को ज्यादा हम लोग समझते हैं, और शरीर को लाइक बाद में हमने इसीलिए रखा है क्योंकि हम पहले बाकी चीजों पे काम कर रहे हैं और शरीर पे इसलिए एंड में रखा गया है। देखो, शरीर स्वस्थ नहीं होगा, समझने का प्रयास करना। समझना जीवन को है। जीवन किसके माध्यम से समझेगा? शरीर के माध्यम से ही। पहले हम देख लेते कि हम समझते कैसे हैं। हम पढ़कर समझते हैं या कोई मुझे कुछ बता रहा है, कुछ समझा रहा है? तो समझने का काम ये तो पढ़ने से हो रहा है या किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के समझाने से हो रहा है। लेकिन ये समझने का काम और पढ़ने का काम ये कर कौन रहा है? मानव ही कर रहा है। ठीक है, समझने वाला जीवन ही है, लेकिन जीवन किसके माध्यम से समझ रहा है? जीवन ब्रेन के माध्यम से समझ रहा है, कानों के माध्यम से समझ रहा है, हाथों के माध्यम से समझ रहा है, आंखों के माध्यम से समझ रहा है। आंखें हैं तभी तो पढ़ पा रहा है ना। अगर आंखें स्वस्थ नहीं होगी तो कैसे पढ़ पाएगा? ब्रेन स्वस्थ नहीं तो कैसे समझ पाएगा? समझ रहे मेरी बात? ठीक है, बाबा जी ये इतना समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो समझने वाला इकाई है वो जीवन है, लेकिन जीवन समझेगा तो शरीर के माध्यम से ही ना, और शरीर स्वस्थ होगा तो और अच्छा समझेगा। लेकिन फिर भी बाबा जी ने स्वास्थ्य को बाद में यहां रखा है। चलो मैं एक प्रस्ताव रखता हूं, समझने का प्रयास करना। जब आदमी समझदार हो जाएगा, उसके शिक्षा और संस्कार दोनों पर काम किया जाएगा। ये जागृति परंपरा की बात है। जब उसकी शिक्षा पर और संस्कारों पर दोनों पर काम किया जा रहा है, उसे समाज में रहना कैसे है वो सिखाया जा रहा है, उसे जीना सिखाया जा रहा है। तो समझकर वो अब न्याय का कार्य कर रहा है। यानी पहला हो गया समझना, दूसरा काम है समझकर न्याय करना। तो जब वो न्याय करेगा उसको न्याय की समझ होगी और ये समझ पाएगा कि समस्त संसार ही मेरा घर है। तो ऐसा समझदार व्यक्ति जब उत्पादन करेगा तो क्या उस उत्पादन में वह रासायनिक खादों का, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करेगा? बताओ मुझे, जैसा आजकल के समय मनुष्य कर रहा है। एक समोसे बनाने वाला, एक पकोड़े बनाने वाला क्या उसी तेल को बार बार इस्तेमाल करेगा? अभी तो क्या हो रहा है, एक दुकानदार ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने के लिए कढ़ाई में सुबह तेल डाल देता है और शाम तक उसी में समोसे भूनता रहता है, और जो तेल बच गया उसको साइड में रख के अगले दिन यूज करता है। कम पड़ गया तो उसी में कुछ और डाल देता है।
इससे लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा बेटा? मार्केट का पढ़ रहा है। हाँ, खेतों में जो कीटनाशक डाले जा रहे हैं, दूध में जो मिलावट हो रही है, वो क्यों हो रही है? क्योंकि व्यक्ति न्याय नहीं कर पाया। न्याय क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि शिक्षा में समझ थी ही नहीं। तो सारा ध्यान बाबा जी ने शिक्षा पर दी कि आदमी को समझदार बनाओ, उसको मूल्यों की शिक्षा दो, उसको न्याय धर्म सत्य की शिक्षा दो। न्याय धर्म की सत्य की जो शिक्षा दी गई उसी को कहा गया संस्कार। तो जब न्याय धर्म सत्य उसने सीख लिया तो प्रैक्टिकल किस चीज का करेगा? अगली कमेटी में क्या कर रहा है? न्याय सुरक्षा। न्याय को सीखा और न्याय का वो पालन कर रहा है, न्यायपूर्वक जी रहा है। न्यायपूर्वक जीना आ गया तो उत्पादन भी न्यायपूर्वक हो रहा है, मिलावट नहीं हो रही। जब उत्पादन अपनी आवश्यकताओं से ज्यादा हो रहा है और समस्त धरती के लोगों के साथ वो अपना संबंध स्थापित कर पा रहा है, तो जो विनिमय भी होगा उसका, वो लाभ हानि मुक्त होगा। अब वो ये नहीं देखेगा कि पड़ोसी बदले में मुझे जो सामान दे रहा है वो 5 रुपए किलो वाला है और जो मुझसे ले रहा है वो 50 रुपए किलो वाला है। नहीं, हाँ, हर वस्तु का श्रम मूल्य निर्धारित होगा, श्रम मूल्य के अनुसार ऐसी व्यवस्था बनेगी। ऐसा हो सकता है कि 10 किलो गेहूं के बदले चावल जो मिलेगा वो हो सके 5 किलो मिले, 4 किलो मिले या 15 किलो मिले, वो श्रम मूल्य से निर्धारित होगा। बढ़िया है। एक बार माही भी अगर जुड़ जाती है तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अंजलि, अभी हम बात कर रहे थे बेटा कि वर्तमान में क्या हो रहा है कि सब कुछ व्यक्तिवादिता पर और लाभ के लिए हो रहा है। अब यहां पे लाभ के लिए नहीं हो रहा। मैं सही क्या है और सही का ज्ञान शिक्षा के माध्यम से ले रहा हूं। मुझे शिक्षा के साथ संस्कार मिल रहे हैं। उसके साथ क्या है कि मैंने न्याय को, धर्म को और सत्य को समझा, उसके अनुसार मैं अपने जीवन का यापन कर रहा हूं। मैं न्याय के साथ संबंध स्थापित कर रहा हूं और मैं न्याय के साथ सबके साथ रह रहा हूं। इसी न्याय से प्रभावित होकर मैं वस्तुओं का उत्पादन कर रहा हूं। और जब मैंने देखा कि संपूर्ण धरती के लोग मेरे स्वयं परिवार का ही सदस्य हैं, तो मैं वहां पर जो वस्तुओं का उत्पादन कर रहा हूं उसमें भी धरती को खराब करने वाले ये जो कीटनाशक है या जो रासायनिक खाद है, इनका प्रयोग नहीं कर पा रहा। तो हो क्या रहा है? खेती में शुद्धता है, वहां से उत्पादन मुझे मिल रहा है वो शुद्ध है। पशुपालन से जो मुझे दूध मिल रहा है वो दूध अब वो शुद्ध है। मुझे जो भी भोजन सामग्री मिल रही है वो शुद्ध है और शुद्ध खाना खाने से। और एक चीज और देख पा रहा हूं मैं कि जब धरती के साथ मैं धरती की व्यवस्था को समझता हूं, प्रकृति में जो बाकी 3 अवस्थाएं हैं उनकी व्यवस्था को समझता हूं और उपयोगिता पूरकता विधि से रहता हूं, तो मैं प्राकृतिक संसाधनों का भी शोषण नहीं कर रहा हूं। मैं अब ईंधन के लिए धरती से कोयला नहीं निकाल रहा हूं, बल्कि अपनी ईंधन की सारी आवश्यकताओं को मैं सौर ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से और जल ऊर्जा से प्राप्त कर पा रहा हूं। अब मैं देख पा रहा हूं कि जो वाहन चल रहे हैं समझदारी पूर्वक वो अब पेट्रोल से नहीं चलते, वो सौर ऊर्जा से चल रहे हैं या ऊर्जा के किसी अन्य ग्रीन साधन से चल रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में पोल्यूशन भी कम है। दूसरा, व्यक्तिवादिता नहीं है तो आपसी द्वंद्व, क्लेश, झगड़े भी नहीं है। तो जब देखोगे झगड़े भी नहीं है, खाना भी उसको शुद्ध मिल रहा है, वातावरण में किसी प्रकार का पोल्यूशन भी नहीं है, तो अब बताओ ऐसी हालत में क्या आदमी को गंभीर बीमारियां होगी?
क्या लगता है अंजलि? जब हमें सब कुछ शुद्ध मिल रहा है तो ऐसी हालत में गंभीरता जो बीमारी है वो कैसी होगी हमें? सर नहीं होंगी बीमारी अगर सब कुछ शुद्ध होगा तो। अब बीमारियां नहीं होगी तो फिर स्वास्थ्य संयम को सबसे पहले रखेगा या बाद में रखेंगे? बाद में रखेंगे सर। और अभी क्या हो रहा है? अभी हम सबको पता है कि बाजार में जो गेहूं है वो शुद्ध नहीं है, पानी जो पी रहे हैं वो शुद्ध नहीं है, हवा भी शुद्ध नहीं है। तो सबसे पहले आदमी जब थोड़ा सा कमाने लायक स्थिति में हो जाता है तो सबसे पहले वो क्या बोलते हैं उसके घर वाले या जो उसका फाइनेंशियल मैनेजर है वो भी क्या उसको सलाह देता है कि सर सबसे पहले अपना हेल्थ इंश्योरेंस करा लो। ऐसा ही होता है ना? यस सर। हाँ, एक मिनट में बस। ठीक है, तो इसीलिए बाबा जी ने सबसे पहले स्थान पर जो रखा है उसको शिक्षा और संस्कार को रखा है, फिर न्याय को रखा है, फिर उत्पादन, फिर विनिमय और उसके बाद स्वास्थ्य और संयम को रखा है। इतना क्लियर है? सर तो Yes. बाबा जी कहना चाहते हैं अगर हमें इन सब चीजों की समझ हो जाएगी तो हमारा स्वास्थ्य अपने आप ही ठीक हो जाएगा अगर हम शुद्ध चीजें इस्तेमाल करेंगे तो। अगर बढ़िया। लोग अगर शुद्ध चीजें इस्तेमाल करने लग जाएंगे अगर जो तेल है अगर उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं करेंगे और दूसरे का शोषण नहीं करेंगे तो स्वास्थ्य अपने आप ही ठीक रहेगा। ये इसके लिए क्या चाहिए? तेल का बार बार इस्तेमाल ना हो, सर समझ चाहिए। और शिक्षा और संस्कार में किस पे काम हो रहा है? सर अभी तो शिक्षा पे हो रहा है संस्कार पे कम हो रहा है। नहीं, मैं जो बता रहा हूँ जब बाबा जी मानवीय परंपरा की बात कर रहे हैं वहां जो शिक्षा संस्कार बाबा जी ने सबसे पहले रखा है उस पर सारा काम किस पर होगा? संस्कारों पर। समझ पर होगा। ठीक है ना? कमी किस चीज की है? समझ की है। काम कहां पर होना है? समझ पे होना है। इतना ही तो है। क्लियर? यस सर। चलो कल मिलते हैं फिर। गुड नाइट। बाबा जी के प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हुए आज की क्लास को हम ये पे समाप्त कर रहे हैं। गुड नाइट। गुड नाइट सर।